माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, माननीय श्री अजय माकन जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। शहरी विकास मंत्रालय से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है और यूपीए 1 में शुरू के 3 वर्ष मैं वहाँ पे एमओएस के तौर पे और आखिर के 2 वर्ष मैं बतौर कैबिनेट मिनिस्टर में वहाँ पे रहा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव जो मैंने 5 वर्ष में सीखा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव और क्रिटिकल एनालिसिस करूं तथ्यों के आधार के ऊपर, और प्योरली मेरी कोशिश होगी कि पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठ करके शहरों का किस तरीके से समुचित विकास हो सके उसके बारे में मैं कुछ यहाँ पे बात रख सकूं। उपसभापति महोदय, हमारा देश बहुत तेज़ी से शहरीकृत हो रहा है और तेज़ी से शहरीकृत जब हम कहते हैं तो यहाँ पर छोटे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है और बड़े शहरों के अंदर आबादी तेज़ी से और आती जा रही है। दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि छोटे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो 2001 में 5,161 शहर थे हमारे देश में और 2011 की सेंसस में ये 7,939 शहर बन गए। यानी 10 वर्ष में 4,000 शहर नए हमारे देश के अंदर सेंसस के अंदर आ गए। तो जहां पे हमारे नए शहर बन रहे हैं वहां पर पुराने शहर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े टियर 1, टियर 2 शहर के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब शहरीकृत हम तेजी से हो रहे हैं तो हमारे सामने इन शहरों को मैनेज करने की चैलेंजेस, हमारे सामने चुनौती सबसे बड़ी है। और जब चुनौती सबसे बड़ी है तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमको किस वर्ग के लिए काम करने की जरूरत है और हम किन के लिए काम करें, वो हमारे लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो कि मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं। कई बार हम इन सब चीजों में भूल जाते हैं, ये कई बार हमारे सामने धुंधली सब चीजें हो जाती हैं। उपसभापति महोदय, हमारे शहर की आत्मा अगर सही मायने में अगर हम देखें तो वो लोग हैं जो इस शहर के निर्माण करता है, शहर के मजदूर, शहर में काम करने वाले, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। रोजमर्रे सुबह घर से निकलते हैं, शाम को जो कमाते हैं वो खाते हैं, वो हमारे शहर को बनाते हैं। शहर के अंदर यही लोग गरीब हैं, यही लोग शहर के अंदर झुग्गियों में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। और गांव के अंदर गरीब तो शायद एक बार मरता है, ये शहर के अंदर रहने वाले गरीब रोज मरते हैं। क्यों रोज मरते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर वो गरीबी के हालत में है और सबसे अमीर लोग भी उसके सामने वहां पर रहते हैं। और जब वो अपने आप को कंपेयर करते हैं शहर में रहने वाले सबसे अमीर लोगों से, तो सबसे शहर के अंदर गरीब और निम्न वर्ग के लोग जो हैं रोज एक तरीके से मृत्यु को पाते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है और इसलिए हमारे को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। उपसभापति महोदय, मुझे मौका मिला बीच में 2009 में एमओएस होम अफेयर्स के अंदर सेंसस ऑपरेशंस को देखने का, और जब वो सेंसस ऑपरेशंस खत्म हो गए तो उसके बाद में जब मैं वापस हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर आया तो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग का जो सेंसस है वो मेरे सामने लेकर के आया गया। और जब रजिस्ट्रार जनरल ने सामने जिस वक्त जब बताया तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके के शहर हैं। हमने कहा अलग अलग तरीके के क्या शहर हुए? पॉपुलेशन के आधार पे? कहते नहीं, पॉपुलेशन के आधार पे नहीं, ये सेंसस टाउन्स हैं, ये स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, ये अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, ये अर्बन एक्सटेंशंस हैं। ये 4 अलग अलग किस्म के टाउन्स हैं। मैंने कहा ये 4 अलग अलग किस्म के टाउन्स कैसे हो गए? मैंने कहा आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर 7,939 टोटल कुल शहर हैं, तो ये अलग अलग कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि ये 7,939 में से मात्र 4,000 टाउन स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, यानी कि 7,939 टाउन्स में से मात्र 4,000 के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज हैं। बाकी सारे शहरों के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, ग्राम पंचायत। तो हमने कहा ये ग्राम पंचायत किस लिए? हमने हाउसिंग मिनिस्ट्री वालों से बात किया कि ये ग्राम पंचायत किस लिए, यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज किस लिए, यहां नगर पालिकाएं किस लिए नहीं? क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 5-5 लाख है, फिर भी वहां पर
नगर पालिका नहीं है, वहां पर ग्राम पंचायत। तो पता चला कि कोई भी कहीं पर भी किसी भी शहर के अंदर उनको सूट नहीं करता कि वो अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज में आने के बाद में प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। अर्बन लोकल बॉडी के आने के बाद में आपको बिल्डिंग बाई लॉज को फॉलो करके आपको मकान प्लान तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको पानी का भी पैसा देना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर यह है कि उसमें आपको अर्बन लोकल बॉडी के अंदर आने के बाद में जो सेंटर के जो ग्रांट्स हैं, जो स्टेट के ग्रांट्स हैं, वो एकदम से कटौती हो जाती, उसमें कोई पैसा नहीं। तो यहां पर आकर के मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश के अंदर जहां सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पर पैसा हमारा नहीं पहुंचता, पैसा हमारा नहीं आ पाता। हाई पावर एम्पावर्ड कमेटी ने 2011-12 में हम लोगों ने जब बनाया तो उसने कहा कि हमारे देश के अंदर शहरों में 38 लाख करोड़ की जरूरत है 2021-22 तक, और 38 लाख करोड़ की जो जरूरत है हमारे को 1.1% जीडीपी का हमारे को शहरों के लिए देना पड़ेगा। उस वक्त 0.7% था 2011-12 में। आज वो बढ़ा है जरूर, अभी जैसे कहा, लेकिन अभी भी 0.7% है। जीडीपी बढ़ी तो उसका 0.7% के हिसाब से वो बढ़ता गया है, लेकिन 0.7% आने के बाद में वहां पर 0.7% से जब तक वो 1.1% तक नहीं जाएगा, उसमें और पैसा नहीं उसके अंदर हम लोग डालेंगे, ये शहर हमारे और तेजी से विकसित नहीं हो पाएंगे। अब जो है बात इस पे आती है कि हमारे शहर के अंदर क्यों ऐसा मेरा मानना है कि हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या हम सब लोग ये मानेंगे कि हमारे शहरों के अंदर आवास की, यहाँ पे गरीब लोग किस तरीके से रहें, वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट भी है, सफाई भी है, सीवेज की भी है, सब चीज़ों की समस्या है, लेकिन आवास को मैं सबसे प्रमुख मानता हूँ। वही सेंसस रजिस्ट्रार जनरल ने जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के अंदर 11 करोड़ सेंसस हाउसेज हैं अर्बन एरियाज में। 11 करोड़ सेंसस हाउसेज में से 1.11 करोड़ यानी कि 111 लाख घर अर्बन एरियाज में खाली, और हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 37 लाख स्लम्स हैं। तो मेरे को यह समझ में नहीं आता कि हमारे अर्बन एरियाज के अंदर 1 करोड़ 11 लाख मकान खाली हैं और 1 करोड़ 37 लाख स्लम्स वहीं पर उसी जगह के ऊपर बने हुए हैं। तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि हमारी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं हमारे सरकारों की सही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के यहाँ पे, और ये अभी की बात नहीं, ये लगातार चलते हुई चीज हो रही है, जो लगातार हो रही। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमारी सरकारों को, राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को इसकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता इसकी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम लोगों के जो हमारे पैसे हैं वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहे। जो हम जमीनें दे रहे हैं वो कहीं बिल्डर्स की जेबों में तो नहीं जा रहे, वो स्लम्स को रोकने के लिए इस्तेमाल उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को देखने की जरूरत है। और यहां पर जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी है पिछले 10 वर्षों से, उसके बारे में मैं आगे बात करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। और मैंने अपने समय पे राजीव आवास योजना का पूरा प्रारूप तैयार किया था, उसमें कुछ बदलाव इन्होंने करे हैं और वो किस तरीके से उसका नुकसान गरीब लोगों को शहर के अंदर हुआ है वो मैं इसमें बताना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स हैं। जो सबसे पहला वर्टिकल है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन, यानी जहां पर स्लम है वहीं पर बनाया जाना चाहिए। ये हमारा मानना है कि जहां पे स्लम्स हैं, जहां पे हमारे 1 करोड़ 37 लाख 38 लाख 1 करोड़ 37-38 लाख स्लम्स 2011 के सेंसस में थे, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बढ़कर के 1 करोड़ 88 लाख स्लम्स हो गए होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण
अब जहां पर हमारे इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन है, वहां पर जो स्कीम लागू करी गई है उसमें मात्र 1 लाख रुपया उसके अंदर सेंटर का ग्रांट जाता है। दूसरा वर्टिकल है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ये बैंक लोन सब्सिडी है जो सब्सिडी इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जो प्राइवेट प्लेयर्स को, बिल्डर्स को सीधे के सीधे दिया जाता है 1.5 लाख रुपए का। और चौथा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें 1.5 लाख रुपया बेनिफिशियरी को दिया जाता है। उपसभापति महोदय, जब हमने राजीव आवास योजना जब लागू करी थी, उसके अंदर हम लोगों ने सब स्टेक होल्डर से जब बात किया था, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो आप 1 लाख रुपया जो देते हैं उससे क्या होता है। 1 लाख रुपए शहर के अंदर मकान बनाने के लिए आप दे रहे हैं, तो उस 1 लाख रुपए से शहर के अंदर कौन मकान बना पाएगा। 1 लाख रुपए के अंदर एक कमरे का फर्श भी नहीं नीचे डाला जा सकता है। आप किस तरीके से ये मजाक। हम लोगों ने उस वक्त हमारी स्कीम ये थी कि होल सम, होल स्लम, होल सिटी, यानी हम पूरे के पूरे स्लम को एक साथ लेंगे, पूरे शहर को एक साथ लेंगे और स्लम फ्री सिटी प्लान पहले बनाया जाएगा, उसको अप्रूव कराया जाएगा। उसके बाद में पैसा पूरे के पूरे स्लम्स को किस तरीके से इंप्रूव किया जाएगा उस हिसाब से होगा। और हम लोगों ने सेंट्रल असिस्टेंस कम से कम 2.5 लाख रुपया हर एक के लिए बड़े शहरों के अंदर रखा था, 3 लाख रुपया छोटे शहरों में रखा था, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और हिलीज उसमें हम लोगों ने 4 लाख रुपया कम से कम उसमें रखा था। और ये मैं बात कर रहा हूं 2013 की। आज से 11 वर्ष पहले ये गरीब लोगों को मदद करने की ये सोच और ये हम लोगों की उस वक्त पहल थी। दुर्भाग्य से अब जो है वो बढ़ने की जगह राजीव आवास योजना में उस वक्त हम लोगों ने 2.5 लाख से 4 लाख रुपए जो रखा था, अब वो कम होकर के 1 से 1.5 लाख रुपया रह गया है। ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा, इसको देखना चाहिए मंत्री जी को। अगर सही मायने में गरीबों को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए देकर के आप ये सोचें कि एक मकान बन गया, 1 लाख रुपए के अंदर मकान रिपेयर भी नहीं हो सकता, नया बनाने की बात तो दूर रही। और ये गरीब लोगों के साथ और स्लम्स के साथ में ये मदद इनको करनी चाहिए। दूसरा फर्क, पहले हम लोगों के समय में स्टेट गवर्नमेंट्स का मिनिमम कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना है, कितना अर्बन लोकल बॉडीज को देना है, ये हम लोग तय करते थे। 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना है, 10% अर्बन लोकल बॉडीज को देना है, ये हम तय करते थे। दुर्भाग्य से वो पूरे के पूरे कंडीशंस हटा दिए गए। तो हो ये रहा है कि जो पैसा सेंटर से जाता है वही पैसा उसके पास में जाता है, उसके अलावा उसको और कोई पैसा नहीं मिलता है। तो ये हम जो कहते हैं कागजों के अंदर हमारे मकान बन रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो मकान नहीं बन रहे। कैसे मैं ये कहता हूं, ये मैं अभी आपको बताता हूं। जो अभी इनके रिस्पांस क्वेश्चंस के मिले हैं, मैं उसके आधार पर बताना चाहूंगा। जो हमारे इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन है, टोटल आवंटन में से टोटल इनका ये कहना है कि 1 करोड़ 8 लाख मकान लगभग आवंटन किया है, जिसमें से लगभग 83-85 लाख के करीब बन गया। उस 83-85 लाख में से इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन में स्लम्स को सिर्फ 1.63 लाख उनको मिला है, 2% से भी कम, 1.5% मुश्किल से स्लम्स के लिए गया। डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने मिनिस्ट्री ने एक पैरा बोला, मैं उसको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। In written replies submitted to the committee about the housing shortage, Ministry of Housing and Urban Affairs has stated that the housing shortage estimated by the technical group is 1.88 crores over a period of 2012 to 17. It had further submitted that in India, the slum decadal growth rate is 34%. Slum decadal growth is 34%. ये मिनिस्ट्री खुद कह रही, हर 10 वर्ष में 34% स्लम बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर पूरे के पूरे जितने भी टोटल जहां पे है, वहां पे स्लम रिहैबिलिटेशन के अंदर, इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन में मात्र 1.63% का टोटल इसके अंदर इन लोगों ने खर्च किया है, जो कि गलत है। आगे कहा है कि ऑल्सो 2 million नॉन स्लम अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स आर प्रपोज्ड टू बी कवर्ड अंडर दिस मिशन। Hence, the total housing shortage envisaged to be addressed through the new mission is 20 million. ये उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी को, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी को कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब
इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन में मैंने कहा 1.6% टोटल है, तो पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? 60% बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, बीएलसी की जो वर्टिकल है 60% उसमें जा रहा है। अब बीएलसी जो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है जो उसको फुलफिल करना है? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन उसको फुलफिल करना है कि जमीन उसकी होनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, अगर जमीन जिसकी है तो शहर में गरीब कैसे हो गया? जो शहर में रहने वाला जमीन को ओन करता है वो शहरी गरीब कैसे हो गया, और 60% उसके पास में कैसे जा रहा है जो शहर के अंदर जिसके पास में जमीन नहीं है, सरकारी जमीन के ऊपर जबरदस्ती कहीं पे कब्जा करके बैठ करके अपनी झुग्गी छोटी सी अपनी पल्ली डाल करके उसके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर उसको फायदा नहीं, उसको अगर नहीं मिल रहा तो फिर किसी और को कैसे मिलेगा? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले तो पर यूनिट पैसा कम खर्च कर रहे हैं, और वो मॉनिटर नहीं हो रहा, वो सही मायने से उसको मिल नहीं रहा। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें कमी ये है कि जो सही मायने में बेनिफिशियरी होना चाहिए, जो असल में स्लम्स होने चाहिए, वहां पे पैसा नहीं जा रहा है। पैसा वहीं पे जा रहा है, 60% वो बेनिफिशियरी हैं जो मकान जिनका अपना होगा उसको पैसा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज जहां पे मैक्सिमम स्लम्स हैं वहां पर कहीं पर भी पैसा इस चीज का नहीं जा रहा। जो इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर 30% लाभार्थी हैं, वो भी बैंक लोन्स में इंटरेस्ट सब्सिडी उनको मिलता है, उनको कोई और अपना बनाने के लिए नहीं मिलता। बैंक लोन सब्सिडी तब मिलता है जब उसको बैंक लोन मिलेगा, और बैंक लोन उसको कब मिलेगा? जब उसकी जमीन होगी। बैंक लोन कब मिलेगा? जब वो किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ में खरीदेगा। और चौथा इसके अंदर जो है एएचपी, जो जिसके अंदर हाउसिंग इन पार्टनरशिप के ऊपर जो स्कीम है, उसमें बाकी के 8-9% जो हैं वो जो हाउसिंग इन पार्टनरशिप है वो प्राइवेट बिल्डर को पैसे जाते हैं। तो वो प्राइवेट बिल्डर को पैसे सरकार सीधे सीधे देती है और वो मकान बनाता है और लाभार्थी उससे खरीदता है। तो या तो जो है प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा हो रहा है, या एमआईजी या उसके ऊपर क्लास के लोगों को फायदा हो रहा है, जिसके ऑलरेडी सेंसस के अंदर 1,11,00,000 मकान ऑलरेडी जिनके खाली पड़े हैं, उन्हीं लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए सही तरीके से जो शहरी गरीब है, जो जिसको टारगेट किया जाना चाहिए, जो शहर की आत्मा है, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको सही मायने में मदद मिलनी चाहिए, उनको कोई मदद नहीं मिल रही और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब एक बात मैं इसी के संदर्भ में दिल्ली के मसले पे कहना चाहूंगा। मैंने पूरी लिस्ट देखी, अभी जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ 8 लाख के करीब इसके अंदर सैंक्शन हुए, लगभग 83 लाख इसके अंदर बन चुके हैं। दिल्ली को मात्र 29,000 मिला, मात्र 29,000 पिछले 10 वर्षों में। अब ये या तो ये हो सकता है कि इन्होंने दिया नहीं किसी कारणवश, या ये हो सकता है कि दिल्ली वालों ने मांगा ही नहीं। तो खट्टर साहब जब इसका जवाब दें तो मैं ये चाहूंगा कि वो बताएं कि क्या दिल्ली वालों ने मांगा ही नहीं, या इन्होंने दिया नहीं और उन्होंने मांगा और फिर भी नहीं मिला। उपसभापति महोदय, मैं एक और शहरी गरीब में जो सबसे महत्वपूर्ण है, रेहड़ी पटरी, उनके बारे में कहना चाहूंगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून ये मेरे द्वारा बनाया गया था और मैंने कैबिनेट से पास करके करा, जिसको आज पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे रेहड़ी पटरी वालों को दिए जा रहे हैं, वहीं पर जिसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जिसको पैसे मिले हैं लोन से, उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। और उसके भी ज्यादा दुख की बात यह है, मेरे पास में ये पूरी लिस्ट है, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटाया जा रहा है। वाराणसी के अंदर रामनगर, शीतला घाट, लंका, सारनाथ, भिकारीपुर, ये 5 मार्केट्स हैं जहां पे मार्केट के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैसे मिले और प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
और वहीं पे पैसे मिलने के बाद में इनको हटाया जा रहा है, जबकि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून का कि धारा 3 उपधारा 3 दोनों के दोनों ये कहते हैं कि किसी को हटाया नहीं जा सकता जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही कैसे उन लोगों को हटाया जाए, ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि खट्टर साहब इस चीज का, प्रधानमंत्री जी का मामला है, मैं यहां पर उठा रहा हूं, उन चीज को करें। दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी पानी की टंकी, पीपल चौक, विराट चौक, पुष्प विहार, मदन गीत, ये मैं वो जगह के नाम ले रहा हूं जहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोगों को लोन मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल गई है, लेकिन बावजूद उनके वहां से उनको हटाया जा रहा है। डाबरी रोड मार्केट, मंगलापुरी मार्केट, करोल बाग अजमल खान रोड, ये सब जगह से, लाजपत नगर के अंदर, कोलकाता के अंदर बेतराम स्ट्रीट, बेहाला, टेक्नोपोलिस, सेक्टर 3, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, भोपाल के अंदर मिसरोद स्ट्रीट, बरखेड़ा पठानी बाजार, उत्तराखंड के अंदर गांधी पार्क, बस अड्डे मार्केट, समोसा मार्केट, निरंजनपुर मंडी, क्लाइमेट टाउन, भंडारी बाग, मैं ये सब नाम इसलिए ले रहा हूं पूरे देश भर के अंदर। ये मेरे को कल से मैंने सिर्फ इकट्ठा करना शुरू किया है, सारे मार्केट देश भर के अंदर लोगों का ये कहना है कि हमारे को पैसे नहीं चाहिए, हमारे को सुरक्षा चाहिए। जो सुरक्षा हमारे कानून ने दिया है रेहड़ी पटरी वालों को, आज आप लोगों के आपके माध्यम से उपसभापति महोदय मैं बोलना चाहता हूं कि रेहड़ी पटरी जो आदमी लगाता है उसको हर रोज के हिसाब से उससे पुलिस पैसा लेती है, उससे लोकल बॉडी पैसा लेती है, उससे जिसकी जगह के ऊपर होता है वो पैसा लेता है, मार्केट के अंदर जो उसका प्रधान होता है वो पैसा लेता है, और अगर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का बैज लगाने के बाद भी उसको वो पैसे देने पड़े, नहीं तो उसको उठा दिया जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। आज जो है ये लोग सुरक्षा मांगते, इनको पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए लोन के तहत मिल गए, ठीक है, लेकिन अगर कितना पैसा ये रोज ये 4 एजेंसीज को जो पैसा देते हैं वो अगर पैसा दिलवाना बंद कर दे तो इनकी फैमिली ज्यादा खुश होंगी और ये ज्यादा संतुष्ट होंगे बनिस्पत इनको कि लोन पे पैसे मिले और उसके बाद में ये पैसा सरकार को वापस दे। इसलिए रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून जो हम लोगों के द्वारा लाया गया था, मैं अनुरोध करना चाहूंगा खट्टर साहब को, सभी स्टेट के मिनिस्टर्स को बुलाएं और उनको बुला करके ये सुनिश्चित करें कि उसका पालन किया जाए, और अगर उसका पालन होगा तो सही तरीके से हमारे देश के अंदर गरीब लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय खत्म होने वाला है, मैं समय का पाबंद रहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1 मिनट 22 सेकंड अभी है, आप बोल सकते हैं 1 मिनट 22 सेकंड। 1.5 मिनट है। सभापति महोदय, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून के बारे में मैंने अभी बात कही, हमारे देश के अंदर इस कानून का सही तौर पे पालन नहीं हो रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी हमने इसमें रखा है प्रावधान कि टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, टाउन वेंडिंग कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स होंगी और जो सर्वे होगा वो टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। दुख की बात यह है कि पूरे देश भर में अर्बन लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट्स इसका पालन नहीं कर रही और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तो मैं अनुरोध करूंगा, अभी यहाँ पर मेरे से पूर्व वक्ता भाजपा के हैं, उन्होंने भी कहा कि स्टेट के मिनिस्टर्स को बुला करके बात करनी चाहिए, इस विषय पर भी टाउन वेंडिंग कमेटी के बारे में भी बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बात करनी चाहिए कि हमारी प्राथमिकता स्लम्स के अंदर रहने वाले और गरीब लोग जो शहरों में रहने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान और तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों की मुख्य हमारी बिंदु होना चाहिए कि जो लोग हमारी तरफ, हमारी सरकारों की तरफ देख रहे हैं उनकी हम मदद कैसे कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजय माकन जी। माननीय सदस्यगण, 2 माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है कि उन्हें आवश्यक काम से कहीं बाहर जाना। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें पहले बोलने का अवसर दूं। ये इट्स आवर टाइम, इसलिए मैं हाउस से कॉन्सेंट ले रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो उनसे मैं आग्रह कर सकता हूं। ठीक, मैं आग्रह करूंगा माननीय वक्ताओं से कि आप अपने विचार बहुत संक्षेप में कम समय में रखें। श्रीमती गीता एलायस चंद्र प्रभा।